तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जोसियन राजवंश ने 600 वर्षों तक कोरिया पर शासन किया। कई राजा आए और गए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी निरंकुश राजशाही का त्याग कर दिया। अब शाही परिवार कोरिया के मौजूदा संविधान का पालन करता है। राज परिवारों के पास पहले पूर्ण सत्ता हुआ करती थी, वहाँ अब एक वर्ग बन चुकी है और वे लोग कोरिया के कुलीन वर्ग से ताल्लुक इसका मतलब है कि यह वास्तव में बहुत अमीर और पुराने धनवान परिवार है। देन हमें रॉयल अकेडमी नामक एक प्रतिष्ठित स्कूल दिखाता है। 2009 की वसंतकालीन परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। सभी लोग अपनी रैंक की जांच कराने आए। यहाँ हम रन सॉन्ग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक शाही परिवार से ताल्लुक रखता है और कक्षा रैंकिंग बोर्ड की जांच कर रहा है, जहाँ सॉन्ग हिजू नाम की एक लड़की शीर्ष पर थी और मानसेओक का नाम ऊपर आ गया था। दूसरी बात में उन्हें वास्तव में परेशान कर दिया था। जैसे हमारे स्कूल में पीले, हरे, नीले और लाल रंग के कमरे थे। उन्होंने यहाँ के 2 घरों के बारे में बात की। एक जोंगयांग हाउस है जहाँ शाही और कुलीन परिवार आते हैं, और एक जुजुक हाउस है जहाँ आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक के बच्चे आते हैं। तभी कहानी की नायिका सोंग हिजू अंदर आती है, मानसेओक को रैंक बोर्ड देती है और कहती है, तुमने कहा था कि इस बार तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन हमेशा की तरह तुम फिर हारे। ने पूछा, क्या तुम मुझसे डरते थे? तुमने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की ताकि मैं तुम्हें हरा न सकूं। हिजू हंसते हुए कहती है, क्या परीक्षा वाकई इतनी कठिन थी जितनी मैंने मेहनत की थी? क्या आपको प्रश्न बहुत कठिन लगे? अब जब आप हार चुके हैं तो इसे स्वीकार करना सीखें और ज्यादा बोलना बंद करें। हर बार आप ही शर्मिंदा होते हैं। सुश्री को उनसे कहती है, अपनी औकात मत भूलो। आप मेरे जैसे अमीर परिवार से नहीं हैं, इसलिए अपनी सीमाएं जान। हिजू का यही कहना है, अरे रईसों के बच्चों, अपनी जुबान संभाल कर बोलो वरना एक दिन तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। ठीक करते हुए वह कहती है, अगली बार थोड़ा और प्रयास करना भाई। हर बार इतनी आसानी से तुम्हें हराना मजेदार नहीं है, तो बड़े ही नेक इंसान है ना? क्या आपको हर बार हारने में सच में जानना आता है? सबसे पहले वर्दी को सही तरीके से पहनना सीखें। वह यह कहते हुए चली जाती है। बड़ा छोटा नोबेल पुरस्कार विजेता यानी के तुरंत बाद हम देखते हैं कि हिजू को प्रधानाचार्य के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहाँ प्रधानाचार्य पहले से ही उस प्रतिभाशाली छात्रा की प्रशंसा कर रहे होते हैं। वे उससे पूछते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा कि राजा ने यह विद्यालय क्यों बनवाया था? इसका कहना है, हाँ, ताकि सभी को समान अवसर मिले। उन्हें बीच में रोकते हुए प्रधानाचार्य ने कहा, हाँ, वह तो अकेला ही था, लेकिन हमें सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वह पास में रखी एक प्राचीन प्याले जैसी वस्तु उठाता है और हाजू से पूछता है कि क्या वह जानता है कि इसका आविष्कार किसने किया था। राजा सेजोंग के युग के युद्धों का नेतृत्व यांग सिन ने किया था। हालांकि वह एक वेश्या का बेटा था, फिर भी वह प्रतिभाशाली था। यह कहते हुए प्रधानाध्यापक ने वह प्याला हिजू को उपहार के रूप में दे दिया, लेकिन असल में प्रधानाचार्य हिजू का मजाक उड़ा रहे थे। या आप कह सकते हैं कि उसे उसकी औकात दिखा दी। कारण का पता हमें बाद में चलेगा। वह कप को लेकर बेहद गुस्से में बाहर निकल जाती है और जाते समय उसे फेंकने की वर्तमान स्थिति दिखाई गई है। बिच का साल ब्यूटी नामक कंपनी की सीईओ है। वह कंपनी के निदेशकों के साथ बैठक कर रही थी। वह सबसे नाराज थी क्योंकि उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उनकी बिक्री थोड़ी कम हो गई। एक निदेशक का कहना है कि हम अभी भी उद्योग के अग्रणी हैं और वर्तमान में वरीयता के मामले में पहले स्थान पर हैं। हमारी प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने कुछ बेहद चालाक रणनीति अपनाई है। लॉन्च इवेंट के नाम पर 50% की छूट दी और एक मशहूर हस्ती के साथ एक विज्ञापन बनाया था कि वह अस्वाभाविक तरीके से वायरल हो जाए। हिजू कहती है, लेकिन फिर भी हम बिक्री में उनसे हार गए। हमें उन्हें उन्हीं के खेल में हराना होगा। अगर उस सेलिब्रिटी ने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उनकी कुंडली देख लो, आपको कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। आप सभी को पहले से ही पता है कि इसका क्या करना है। उन्हें अपने उत्पाद की मात्रा आधी करने के लिए कहते हैं ताकि उत्पाद के बिक जाने के डर से लोगों में FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पैदा हो और वे अधिक खरीदारी शुरू कर दें, जिससे उनकी बिक्री में वृद्धि हो। निदेशक का कहना है कि अगर हम उत्पादों में 50% की कटौती करते हैं तो हमें भारी जवाब देती है, पैसा मेरा है, इसलिए मैं ही तय करूंगी कि इसका क्या करना है। आप सभी अपना अपना काम कीजिए। तभी हिजू की सचिव हेजांग अंदर आती है और कहती है कि उसे आज राजा के जन्मदिन समारोह में जाना है और समय पर पहुंचने के लिए उन्हें अभी निकलना होगा। चाओस का कहना है, क्योंकि मैं आज महल जा रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ अपनी कंपनी के लिए जबरदस्त प्रचार करूँगा। आप सभी तैयार हो जाए और इसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए। लोग सीधे पूछते हैं, हमें वास्तव में क्या करना होगा? जॉस का कहना है, लेख लिखें, वीडियो बनाएं, रील्स पर वायरल हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक
हर जगह मेरा नाम छपा हुआ कासल के वीडियो ही वीडियो होने चाहिए। और ऐसे लेख लिखें कि कासिल ग्रुप के उत्तराधिकारी को राजा साहब ने अपने जन्मदिन के भोज में आमंत्रित किया। ऐसा ही आकर्षक और ध्यान खींचने वाला। यह कहकर वह महल की ओर चल पड़ी। हेजुंग पूछती है, क्या आप सचमुच कैसल समूह के उत्तराधिकारी बनने जा रही हैं? हेजुंग मना करती है, लेकिन मना करने में क्या हर्ज है? हो सकता है यह सच हो। और अफवाहें फैलाना ही तो जनसंपर्क पेशेवरों का सबसे अच्छा काम है। इन लेखों पर नजर रखें। हमें ग्रैंड प्रिंस यान का महल दिखाया जाता है, जहाँ से वह अभी अभी शिकार से बाहर जाकर तरोताजा हो रहा है। दरबार की महिलाएं उनका इंतजार कर रही हैं। फिर उनका सचिव यान आता है और दरबारी महिलाओं को बताता है कि वह ग्रैंड प्रिंस को बाहर लाएगा। यान आकर पूछता है कि क्या आपने राजा के जन्मदिन के लिए कोई उपहार खरीदा है? बंदूक ताने हुए यान कहता है कि उसने सुबह से सिर्फ खून ही देखा है और उसे इसके बारे में सोचने का समय नहीं मिला है, इसलिए अब वह बस थोड़ा आराम करना चाहता है। यान का कहना है, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको राजा के जन्मदिन समारोह में शामिल होना है। आज शिकार पर जाना ही नहीं चाहिए था। आपको अब तक महल में होना चाहिए था और आप अभी भी तैयार नहीं हैं, तो कृपया जल्दी से तैयार हो जाइए। हमें महल के लिए निकलना होगा। इस बीच चलिए वहाँ का नजारा देख लेते हैं। शाही परिवार के सभी सदस्य और महत्वपूर्ण अतिथि पारंपरिक और औपचारिक पोशाक में हैं। जो अपनी लाल सुपर कार में आती है और उसने बिल्कुल अलग पोशाक पहनी हुई होती है। हर कोई उसके बारे में बात करने लगता है क्योंकि बाकी सभी लोग औपचारिक या पारंपरिक पोशाक में आते हैं। वह एक सेलिब्रिटी की तरह पोज देने लगती है। उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो जाते हैं क्योंकि वह सबसे अलग दिखती है। रिपोर्टर कहने लगते हैं कि हिजू सचमुच लाल पोशाक में आई थी और हर कोई चौंक जाता है क्योंकि महल में राजा के अलावा कोई भी लाल रंग नहीं पहनता है। इसीलिए वह उपस्थित सभी मेहमानों में सबसे अनोखी और अलग नजर आती है। इस बीच उनकी टीम पूरी तरह से जनसंपर्क अभियान में व्यस्त थी। लेख लिखे जा रहे थे, वीडियो और तस्वीरें हर जगह ट्रेंड कर रही थी। इसी वजह से उनकी कंपनी के उत्पाद लगातार बिकते रहे। अंदर सभी मेहमान आपस में बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे से घुल मिल रहे, लेकिन अजय अकेले ही शराब पी रहा था। दाया तब पास में ही खड़ी 3 महिलाएं उसके बारे में बातें कर रही थी, उसके बारे में गपशप कर रही थी। उन्होंने कहा, क्या वह कैसल ग्रुप की बेटी नहीं है? एक अन्य महिला ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से कैसल ग्रुप की बेटी है। वह चेयरमैन सॉन्ग की नाजायज बेटी है, जिसके बारे में 10 साल तक किसी को पता नहीं और उसकी माँ चेयरमैन सॉन्ग की रखेल थी। उसने इसे चेयरमैन सॉन्ग के पास छोड़ दिया, इसीलिए वह अच्छी लड़की नहीं है। आप उसके पहनावे से अंदाजा लगा सकते हैं। एक नाजायज लड़की से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसमें न तो सम्मान है और न ही उसे अपने परिवार की परवाह है। जोसेफ का नाम सुनते ही हिजू को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपना पैक खत्म किया, गिलास तोड़ दिया, पीछे मुड़ी और उन्हें कुर्सियां कहकर पुकारा, जिससे वे तीनों डरकर भाग गए। फिर हिजू का सौतेला भाई ताइजू उसे चिढ़ाने आया क्योंकि हिजू की कंपनी की बिक्री गिर गई थी। हिजू ने कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो और मेरे रास्ते से हट जाओ। हिजू ने कहा, अपने बड़े भाई का थोड़ा सम्मान करो। वे लिखते हैं कि आप में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं। हिजू का कहना है कि अगले व्यक्ति को भी सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी कंपनी की बिक्री का सवाल है, मुझे आपकी तरह घटिया हथकंडे अपनाने की अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खुद नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी मेरी कंपनी वरीयता सर्वेक्षणों में शीर्ष पर है। ऐसी चीज जिसे आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप अपने असली स्वरूप को छिपा नहीं सकते। आप सीईओ बन गए हो, फिर भी आप अवैध ही रहेंगे। ईजू कहता है, कल से तुम कुत्ते की तरह भौंकोगे। टाई को छोड़ दे और उसकी जगह पट्टी बांध ले, यह आपको सूट करेगा। यह कहते हुए वह उसकी टाई को कस देती है। तभी मोटी महिला सबको अंदर बुलाने आती है, तो सब लोग अंदर जाते हैं और खाने के लिए मेज पर बैठ जाते हैं। सामने राजा बैठा था, जो उस समय महज 8 साल का बच्चा था। उनके बगल में उनकी माता महारानी माँ बैठी थी और राजा के बाईं ओर का सिंहासन खाली था। वह स्थान हमारे मुख्य नायक ग्रैंड प्रिंस यान के लिए आरक्षित था, जो मूल रूप से कार्यवाहक राजा या शाही प्रतिनिधि थे, क्योंकि राजा अभी भी नवाब। ग्रैंड प्रिंस यान राजा की ओर से सभी मामलों का संचालन करते थे। यान छोटे राजा का चाचा था, जो छोटे राजा का पुत्र था। यान का बड़ा भाई था और महारानी माँ यान की भाभी थी।